इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग कर क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, कर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इसके अलावा प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं तथा कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर में शामिल किए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से 11-12 बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कर किसे कहते हैं? एक टेक्निकल शब्द या फ्रेंच टर्म जो है क्वाइट प्रो क्यू, समान मूल्य का लेन देन। जिसमें नहीं होता है, या कह सकते हैं कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसमें कोई क्वाइट प्रो क्यू नहीं होता है। इसके अंतर्गत वे सभी वसूलियां शामिल की जाती हैं जिसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना होता है। कर एक व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वसूलियों को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वित्त प्राप्त करना होता है, जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। डाल्टन कर की क्या परिभाषा देते हैं? सबसे अच्छी परिभाषा डाल्टन की मानी गई है कर की। कर सार्वजनिक अधिकारी या सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान है जिसका संबंध करदाता का प्राप्त होने वाली सेवा से नहीं होता है तथा जो किसी वैधानिक अपराध के जुर्माने के रूप में नहीं होता है। मतलब कर से किसी प्रकार की सेवा नहीं मिलती है और ना ही कर से किसी प्रकार की संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा कह सकते हैं कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसका निर्धारण कौन? सरकार करती है और उसके भुगतान के लिए किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। कर सरकारी राजस्व का एक रूप है जिसमें सरकार का राजस्व बढ़ता है। करों से अर्थव्यवस्था को नियमित भी किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, उच्चतम आर्थिक समृद्धि, संसाधनों का कुशलतम आवंटन, मूल्य स्थिरता और असमानता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर का निर्धारण किया जाता है। यानी कर को राजकोषीय नीति का यंत्र माना जाता है और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रबंधित किया जाता है। तो कर एक प्रकार से सरकार की राजस्व का या सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है। अब कर दो प्रकार से लगाया जाता है सरकार द्वारा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसके पहले हम लोग कर की विशेषता क्या है इसको जान लेते हैं। कर की विशेषताएं: कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया भुगतान है। जनता द्वारा सरकार को दिया गया भुगतान है। कर एक अनिवार्य अंशदान है, मतलब सभी को देना रहता है कर, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ खरीदे या बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदे या अमीर से अमीर व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कर देना रहता है सबको। इसलिए कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है। पेन खरीदेगा चाहे अमीर व्यक्ति खरीदे या गरीब व्यक्ति खरीदे, उस पर जो टैक्स लगेगा या लगा है वो देना ही पड़ेगा। मोबाइल खरीदेगा चाहे अमीर व्यक्ति खरीदे या गरीब व्यक्ति खरीदे तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान है और कर एक अनिवार्य अंशदान है। करों से प्राप्त राशि का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं किया जाता। करों से जो राशि प्राप्त होती है उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए किया जाता है। अब सामाजिक कल्याण की योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं। अगली विशेषता है कर से किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कर के रूप में अंशदान तथा उससे मिलने वाले लाभ के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। और इसके अलावा अगली जो विशेषता है, कर सरकार द्वारा लिया गया कर लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर नहीं होता है। ये कर की कुछ विशेषताएं हैं।
अब कर का वर्गीकरण प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। फिर कर की प्रणालियाँ कुछ हैं, क्या प्रणाली है, कौन कौन सी? प्रतिगामी, आनुपातिक, प्रगतिशील, अधोगामी, मूल्यानुसार और विशिष्ट कर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कर के बारे में जान चुके हैं, कर की विशेषताओं के बारे में जाने। अब प्रत्यक्ष कर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से, जैसे मान लेते हैं सरकार है और कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का कोई व्यक्ति है और गवर्नमेंट है। जब व्यक्ति सीधे प्रत्यक्ष रूप से कर सरकार को दे, या कह सकते हैं कर लेने और कर देने के बीच कोई बिचौलिया ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर कहेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए वही व्यक्ति सरकार को कर वहन करे, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर कहेंगे। ए व्यक्ति पर सरकार कर लगा रही है तो ए व्यक्ति ही सरकार को कर का वहन कर रहा है। यह व्यक्ति किसी दूसरे पर कर को नहीं टाल रहा है, तो ऐसे कर को क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष कर कह रहे हैं। या कह सकते हैं जिस कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कराघात का मतलब होता है सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है उसका प्रारंभिक मौद्रिक मूल्य जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे कराघात कहते हैं। और करापात कर का अंतिम मौद्रिक मूल्य जिस व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात जो व्यक्ति कर देता है। तो कराघात और करापात जब एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इसके अलावा जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। विवर्तन योग्य होने का मतलब ये हुआ जिसको किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता, जिस पर लगाया जाता है वही व्यक्ति इस कर का वहन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और स्टेट ड्यूटी कर। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर के कई और उदाहरण हैं, उनको आगे समझेंगे। ये हो गई प्रत्यक्ष कर की परिभाषा कह सकते हैं। अब प्रत्यक्ष कर, एक प्रत्यक्ष कर का भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर आरोपित किया जाता है। बता चुके हैं, एक प्रत्यक्ष कर वह है जिसकी मांग उसी व्यक्ति से की जाती है जिससे यह आशा की जाती है कि वही उस कर को चुकाएगा जिस पर लगाया जा रहा है। अर्थात कह सकते हैं प्रत्यक्ष कर सामान्यतः स्थायी व नियमित स्रोतों से या स्रोतों पर आरोपित होता है। प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। एक प्रत्यक्ष कर में कर दायित्व का निर्धारण करदाता की कर देय क्षमता के प्रत्यक्ष संदर्भ में किया जाता है। जिस प्रकार कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या कह सकते हैं जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिस कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब प्रत्यक्ष कर के क्या उदाहरण हैं इनको जान लेते हैं। कई उदाहरण है, मेन उदाहरण हम लोग जान लेंगे। पहला उदाहरण या एग्जाम्पल है आयकर। क्या है आयकर? किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर सरकार द्वारा जो कर का निर्धारण किया जाता है उसे आयकर कहते हैं। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर लागू किया गया था। भारत के आयकर में अधोगामी कर प्रणाली का प्रयोग देखने को मिलता है। 2023-24 में वर्तमान और प्रस्तावित कर की दरें क्या हैं? 0% से लगाकर या 0% कह सकते हैं से हाईएस्ट जो कर की दर है 30% तक है। वर्तमान स्लैब ये है जिसमें 2.5 लाख रुपए तक की कर में छूट है, और प्रस्तावित जो कर स्लैब है उसमें 3 लाख रुपए तक की कर छूट है, और 15 लाख से अधिक रुपया होने पर वर्तमान स्लैब में 30% कर देना पड़ेगा, और प्रस्तावित स्लैब में 15 लाख प्लस से अधिक आय होने पर 30% कर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिक के लिए 60 से 80 वर्ष जिसमें 3 लाख तक की छूट है, और अति वरिष्ठ नागरिक के लिए जो 80 प्लस उम्र के व्यक्ति हैं 5 लाख तक की उनको छूट दी गई है। सरचार्ज अगर 15 से 50 लाख तक के बीच इनकम है
या वार्षिक आय है तो 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, और 50 लाख प्लस है तो 20% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत जो छूटें हैं सेक्शन 80C के तहत। सेक्शन 80C के तहत इस धारा के अंतर्गत कुछ सुनिश्चित योजनाओं अथवा यंत्रों में किया गया व्यय अथवा निवेश छूट के योग्य होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक है। छूट की जो अधिकतम सीमा है 1 लाख रुपए तक है। इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, छूट के दायरे में किसको किसको रखा जाता है, इसको जान लेते हैं। छूट के दायरे में जीवन बीमा प्रीमियम को रखा गया है, राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश को रखा गया है, भविष्य निधि में योगदान को रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश को रखा गया है, गृह ऋण में मूलधन की अदायगी को रखा गया, और 5 वर्षीय सावधि जमाओं को छूट के दायरे में रखा गया है। लेकिन ध्यान रहे यह अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा धन इन योजनाओं के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। और 2 बच्चों के लिए जो ट्यूशन फीस है उसको रखा गया है, और पेंशन योजनाओं में जो योगदान दिया गया है उनको इस योजनाओं में रखा गया है 80C के अंतर्गत। 80C के अंतर्गत LIC में जमा, भविष्य निधि योगदान, राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश, गृह ऋण के मूलधन में अदायगी, 5 वर्षीय सावधि जमाएं, 2 बच्चों के ट्यूशन की फीस और पेंशन योजनाओं में योगदान को रखा गया है। अब 80D में कौन कौन से योगदान को रखा गया है, जिसमें 80D में मेडिकल इंश्योरेंस को रखा गया है, जिसमें स्वयं के लिए या जीवन साथी के लिए, अपने जीवन साथी का मतलब पत्नी के लिए या बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस को रखा गया है। अधिकतम सीमा इसकी 15,000 रुपये निश्चित की गई है। इसके अलावा माता पिता के लिए जीवन बीमा या स्वास्थ्य इंश्योरेंस को भी इसी में रखा गया है 80D के अंतर्गत। इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये रखी गई है। और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं या कह सकते हैं माता पिता जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए 20,000 रुपये का प्रावधान 80D के अंतर्गत आयकर अधिनियम छूट के दायरे में रखा गया है। अब सेक्शन 80D में किसको रखा गया है, इसमें विकलांगों पर व्यय यदि विकलांगता 40% से अधिक है तब 75,000 रुपये तक कर की छूट में रखा गया है, और यदि विकलांगता 80% से अधिक है तो 1 लाख रुपए को इसके अंतर्गत रखा गया है। एक सेक्शन और है 80DDB। इसमें कैंसर तथा एड्स जैसे रोगों पर होने वाले व्यय के लिए 50,000 रुपये को छूट के अंतर्गत रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट की सीमा 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा 80U के लिए पर्सनल डिसेबल, इसमें विकलांगता को रखा गया है 40% जिसमें है विकलांगता तो 50,000 रुपये, और 80% विकलांगता तो 75,000 रुपये रखा गया है। 80E के अंतर्गत छूट के दायरे में किसको किसको रखा गया है, इसमें शिक्षा पर ब्याज अपने लिए या पति पत्नी या बच्चों के लिए, इसमें कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। 80E में शिक्षा पर ऋण जो है, शिक्षा ऋण पर जो ब्याज है इसके लिए कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई। यह ऋण अपने लिए ले सकते हैं, पति पत्नी या बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो यह इतने जो कर थे सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80U और 80E यह आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट के दायरे में निर्धारित किए गए थे। अब इसके अलावा अगला जो प्रत्यक्ष कर है वह निगम कर है। क्या है निगम कर? निगम कर को प्रारंभ में सुपर टैक्स के नाम से जानते थे। 1951 में गठित कैलडार समिति के सुझाव पर 1954 में निगम कर का निर्धारण किया गया। निगम कर किसी कंपनी के वार्षिक
लाभ पर लगने वाला कर है। ध्यान रखने वाली बात है कि निगम कर कंपनी के वार्षिक लाभ पर लगने वाला कर है। निगम कर की दर 25%, अगर वार्षिक टर्नओवर 300 करोड़ रुपए है तो 25% है, और अगर वार्षिक टर्नओवर 300 प्लस करोड़ रुपए है तो 30% वार्षिक निगम कर की दर को रखा गया है। और निगम कर कंपनी के लाभांश पर लगने वाला कर है। अगला जो प्रत्यक्ष कर है संपत्ति कर है। संपत्ति कर किसी व्यक्ति की संपत्ति जैसे जमीन, भवन, संपत्ति, शेयर, बॉन्ड आदि पर लगने वाला कर है। 1956 में कैलडार समिति के सुझाव पर संपत्ति कर पहली बार लगाया गया था। संपत्ति कर प्रगतिशील नहीं होता है, एक ही दर पर सरकार कर वसूलती है। 2016 में संपत्ति कर को खत्म कर दिया गया। अगला प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल संपदा शुल्क है। भारत में संपदा शुल्क का निर्धारण 1952 में किया गया। 1952 में किया गया, जब कोई व्यक्ति उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति को अर्जित करता है और सरकार उस अर्जित संपत्ति के मूल में कर निर्धारण करती है, उसे संपदा शुल्क कहते हैं। संपदा शुल्क को 1986 में समाप्त कर दिया गया, तो ये इस समय नहीं लागू हो रहा है। इसके अलावा उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 1965 से लागू किया गया। संपदा कर में कर चोरी से बचने के लिए सरकार ने उपहार कर लागू किया। जो व्यक्ति उपहार लेता था उस पर कर न लगाकर जो व्यक्ति उपहार देता था उस पर कर लगाया जाता था, लेकिन 1998 में उपहार कर को समाप्त कर दिया गया और 2008 में सरकार उपहार कर संशोधित करके लाती है, जिसमें उपहार देने वाले पर नहीं बल्कि उपहार लेने वाले या प्राप्त करने वाले पर कर का निर्धारण किया गया, उलट दिया गया पिछले वाले उपहार कर से। अगला जो प्रत्यक्ष कर है असामान्य लाभ कर है। 2005 में लागू किया गया, 2008 में समाप्त किया गया। किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय के ऊपर जब असामान्य आय या लाभ प्राप्त होता है और सरकार उस पर कर लगाती है तो उसे असामान्य लाभ कर कहते हैं। अगला प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूत ये भी कौन सा कर है? प्रतिभूति लेन देन कर, यह प्रत्यक्ष कर है। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर, इसे 2004 में लागू किया गया और वर्तमान में भी यह लागू है। प्रतिभूतियों के लेन देन पर लगने वाला कर प्रत्यक्ष कर है। पूंजी लाभ कर, पूंजीगत संपत्ति एवं परिसंपत्ति से जो लाभ मिलता है उस पर लगने वाला टैक्स पूंजी लाभ कर कहलाता है और इसे 2012 में लागू किया गया था। अगला पिगुवियन टैक्स या हरित कर किसे कहते हैं? प्रदूषण फैलाने वाली इकाई पर सरकार जिस कर का निर्धारण करती है उसे पिगुवियन टैक्स कहते हैं। भारत में इसे कार्बन टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये संकल्पना सबसे पहले यूएनडीपी ने प्रस्तुत की। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले हरित कर को लागू किया। अगला टोबिन टैक्स किसे कहते हैं? टोबिन टैक्स भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। विदेशी मुद्रा के क्रय तथा विक्रय पर सरकार द्वारा निर्धारित कर को टोबिन टैक्स कहते हैं। बहुत पूछा जाता है टोबिन टैक्स किसे कहते हैं, याद रखना। तो विदेशी मुद्रा के क्रय तथा विक्रय पर सरकार द्वारा निर्धारित कर को टोबिन टैक्स कहते हैं। टोबिन टैक्स लगाने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी तथा सट्टेबाजी हतोत्साहित होगी और विदेशी मुद्रा बाजार नियमित एवं प्रतिबंधित की जा सकेगी। टोबिन टैक्स की ऊपरी सीमा 2% रखने की बात अर्थशास्त्रियों द्वारा कही गई है। इसके अलावा टैक्स का हनी बी मॉडल क्या है? प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने भारत में HB मॉडल, हनी बी मॉडल लागू करने का सुझाव दिया। प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी बैंकिंग लेन देन पर टैक्स लगाने से सरकार को पर्याप्त राजस्व मिल सकता है। अर्थात सरकारी बैंकों के लेन देन पर टैक्स लगाने को हनी बी टैक्स या HB मॉडल कहा गया, जिसे प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने लागू करने की बात की। 1% जमा करने पर और 1% निकालने पर 1% जमा करने पर और 1% निकालने पर कर लगाने का सुझाव देवेंद्र कुमार ने दिया, जिसे क्या कहा गया? हनी बी मॉडल या HB मॉडल कहा गया। ये नई संकल्पना अभी लागू नहीं है, लेकिन इस पे विचार किया जा रहा है। अब इसके अलावा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर के स्रोत कौन कौन से हैं? राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर होंगे, यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष कर के स्रोत क्या हैं?
इसमें भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्ति पर कर, व्यवसाय पर कर, अचल संपत्ति पर कर और पथ कर को शामिल किया गया है। इन सब पर टैक्स जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन किया, और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर की परिभाषा के बारे में जाने, और कर किसे कहते हैं और कर की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। एक बार प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से उदाहरण हैं इसको फिर से दोबारा हम लोग जान लेते हैं। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, निगम कर, व्यय कर, दलदार ने लगाने का सुझाव दिया, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, अस्थि कर, सीमांत लाभ कर, जिसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी कहा जाता है, एफ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स या सीमांत लाभ कर, FBT भी कहा जाता है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स BCTT। इसके अलावा 2009 में इसको हटा दिया गया। इसके अलावा लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति व्यापार कर और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर या कृषि पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, इसके अलावा व्यवसाय पर कर, इसके अलावा अचल संपत्तियों पर कर, और इसके अलावा रोजगारों पर कर और पथकर। पथकर को वर्तमान में क्या टोल टैक्स का नाम दिया गया है। टोल प्लाजा पे टोल टैक्स लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया।